मित्रों, दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। मीठा है खाना, आज पहली तारीख है। लेकिन ये कहावत सिर्फ उनके लिए जो रेगुलरली अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम को अभी 4 महीने से भी कम वक्त बचा है। खैर, आज ये सोमवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। सबसे पहले जॉब्स एंड एडमिशन में अहमदाबाद में एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC की हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का वॉक इन इंटरव्यू रिक्रूटमेंट है। दूसरा, ये अहमदाबाद साल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेजेस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, मैनेजमेंट वगैरह के असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, पेज 1। साइंस टेक्नोलॉजी में इसरो का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C51, उसकी मदद से करीब 18-19 अलग अलग सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया, जिसमें ब्राज़ील का एमेजोनिया 1 सैटेलाइट भी था जो रिमोट सेंसिंग का काम करेगा। इसके अलावा अमेरिका और भारत की कुछ यूनिवर्सिटी के सैटेलाइट भी इसमें शामिल हैं। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी थी पिक्सेल इंडिया, उन्होंने भी सोचा था कि इसमें हमारा आनंद सैटेलाइट लॉन्च करवाएंगे, उसमें सब क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग का हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग का काम हो सकता है वगैरह। लेकिन बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स वो आनंद सैटेलाइट इसके साथ जोड़ नहीं पाए। खैर, साइंस टेक्नोलॉजी में दूसरे समाचार, वैक्सीनेशन की फ़ेज़ 2 और उसकी बॉल बाय बॉल कमेटी तो काम की नहीं, लेकिन एक्सप्लेन सीरीज़ में आज बात है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। उसमें खास बात यह है कि वो सिंगल शॉट वैक्सीन है, जबकि बाकी सब वैक्सीन ज़्यादातर 2-2 शॉट आपने लेने होते हैं। दूसरा, ये जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को डबल स्ट्रैंडेड DNA वाले एडिनो वायरस के सब स्ट्रक्चर से बनाया है, इसलिए वो ज़्यादा रगेड, मतलब रफ एंड टफ टाइप की चीज़ है, तो उसे 3 महीनों तक 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में भी स्टोर कर सकते हैं, बिगड़ेगा नहीं। अनलाइक फाइज़र की जहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड mRNA वाला स्ट्रक्चर यूज़ करके बनाया है, तो उसको ज़्यादा ठंडे तापमान पे रखना होता है, वरना वो अनस्टेबल रह जाता है। हालांकि जॉनसन एंड जॉनसन की एफिकेसी हार्डली 72% है, जबकि फाइज़र मॉडर्ना की 95%। खैर, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में जॉनसन वर्सेस फाइज़र ऐसा MCQ नहीं बनता, लेकिन ये जो दूसरे हमने मुद्दे बेसिक साइंस के देखे कि डबल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, वो कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहता है, उस टाइप की कुछ एडवांस लेवल की साइंस टेक MCQ बने, तो हमने अब जान लिया। साइंस टेक के बाद अब देखते हैं एनवायरनमेंट के समाचार। हालांकि वो मुद्दा ऐसा है कि उसे एथिक्स केस स्टडी के रूप में परिवर्तित करके देखना बेहतर होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कानून में कुछ ऐसा है कि कोई माइनिंग यानी खनन या हाईवे, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल जाए, उसके बाद भी अफेक्टेड पार्टीज, गांव वाले, किसान वगैरह 30 दिनों के भीतर उसके सामने NGT में अपील कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य रूप से अपील नहीं कर सकते, टाइम लिमिट ओवर। हालांकि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस हो तो NGT और 60 डेज़ के भीतर भी किसी ने अपील दायर किया हो तो उसको भी एक्सेप्ट करके सुनवाई कर सकता है, लेकिन वो NGT के विवेक पर है, डिस्क्रिशनरी डिसीजन लेंगे। अब ये इंडियन एक्सप्रेस ने कुछ इन्वेस्टिगेशन करके पाया कि 2020 में अलग अलग 11 केस में NGT ने ये जो भी किसान, गांव वाले वगैरह हो गए, उनकी अपील ही रिजेक्ट कर दी कि आपने वो 30 दिन के टाइम लिमिट में सब डाला नहीं था। हालांकि ये सब एक्टिविस्ट का कहना है कि एक तो हम किसान हैं, गांव वाले हैं, हम कोई डेली न्यूज़पेपर या गवर्नमेंट वेबसाइट पोर्टल देख देख के हमें पता, ऐसा हम ट्रैकिंग नहीं रखते, तो हमें नहीं पता होता कि कौन से प्रोजेक्ट को कब एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिला। तो हम 30 दिन के भीतर, लेकिन हमको पता तो चलना चाहिए कि क्या हुआ रहा है। सेकंड थिंग, कुछ बार ये होता है कि NGT या एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री वो सबके डिसीजंस के बारे में अपील करते वक्त पहले खुद से भी उस एप्लीकेंट ने कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपना केस मजबूत करने के लिए हासिल करनी होती है, जिसके लिए वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RTI में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलग अलग मंत्रालय में कुछ एप्लीकेशन दायर करें, पर उसका भी जवाब आते आते 30 दिन लग जाए। फिर ये तीसरा, कोरोना लॉकडाउन का प्रॉब्लम था, तो यहाँ वहाँ निकलना और लोगों से पूछना या जेरोक्स निकालना मुश्किल था। सो बिकॉज ऑफ दिस ये 30 डेज टाइम लिमिट, मतलब हम उसके भीतर अपील नहीं कर पाए। सामने इंडस्ट्रियलिस्ट का डिफेंस ये है कि एक बार हमको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गया, फिर 30 डेज़ का टाइम लिमिट है, अभी उसके बाद भी एक्स्ट्रा 60 डेज़, मतलब 90 डेज़, उतना भी ग्रेस पीरियड रहता है। लेकिन ये हर जगह अगर NGT ऐसे ही सब सुनवाई करते रहे तो फिर हमारा प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा? बैंकों से हमने लोन लिया है, उसको रीपेमेंट करने के लिए पहले प्रोजेक्ट ख़त्म हो, कुछ पैसा हाईवे के टोल इनकम से या एयरपोर्ट की सब पार्किंग चार्जेस से निकल के, तो हम कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ख्याल रखना चाहिए। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन के रूप में आप बैठे हैं, देन हाउ विल यू बैलेंस दिस? एक बार तो एक तरफ ये है कि सरकार और उद्योगपति चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का सब फास्ट क्लियरेंस हो जाए और केस लटके नहीं रहे, और सामने सिटीजन्स का मसला है कि हमारा राइट टू अपील, राइट टू चैलेंज
ये सब का भी ख्याल रखा जाए। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, सोचिए। ये एथिक्स की बात की है तो कुछ और भी केस स्टडी देख लेते हैं। जेपी यूनिवर्सिटी बिहार के टीचर्स का एक कार्यक्रम था जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, की जन्म जयंती मनाने के लिए कुछ समारोह था। लेकिन पता चला वहाँ पर ये सब टीचर फिल्मी गानों पर डांस करते हुए पाए गए, तो फिर उनको सस्पेंड कर दिया गया, ग्रॉस मिसकंडक्ट एंड डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटीज़। हालांकि ये सब टीचर्स का ये कहना है कि पहला जब ऑफिशियल कार्यक्रम ख़त्म हुआ उसके बाद हम लोग डांस कर रहे थे, अकेले डांस नहीं करे हम बच्चों के साथ, तो इधर कुछ अश्लील या गलत हमने नहीं किया। सो अगेन द क्वेश्चन इज, एज द वाइस चांसलर और प्रिंसिपल, व्हाट विल यू डू इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं। तीसरी मैटर, कंपैशन फॉर द चिल्ड्रन। कुछ मुद्दे हमने एक दो दिन पहले भी देखे थे, आज एक नया मुद्दा जानने को मिलता है। ये पॉक्सको एक्ट, बच्चों का यौन शोषण, उसके खिलाफ लड़ने के लिए। अब ये कानून में कहा गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी, जिला बाल कल्याण समिति। ये एक प्रकार की क्वाज़ाई जुडिशल एजेंसी होगी। क्वाज़ाई जुडिशल मतलब रेगुलर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप का भी नहीं, लेकिन कोर्ट जैसे उसको कुछ पावर दिए गए हों कि वो गवाहों को बुला सके, समझ जारी करवा सके या कुछ भी। अभी पॉक्सको एक्ट ये कहता है कि लोकल पुलिस ने जितने भी बच्चों के यौन शोषण, चाइल्ड सेक्स एब्यूज़ के केस हों, इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी को नोटिफाई करने होंगे। और अगर कोई ऐसा विक्टिम चाइल्ड मिले कि जिसका घर नहीं हो या पेरेंट नहीं हो, तो ऐसे विक्टिम को ये जिला समिति के सामने पेश करना होगा, और ये जिला समिति फिर तय करेगी इस बच्चे का क्या किया जाए, उसको कोई शेल्टर होम में भेजते हैं, एडॉप्शन के लिए भेजते हैं या कुछ। पता चला झारखंड में एक माइनर गर्ल, अवयस्क या नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन लोकल पुलिस ने ये जिला समिति को सूचित नहीं किया और वो लड़की को उसके सामने पेश नहीं किया, तो ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नाराज़ है, उसके सब पूरा केस आए। खैर इससे हम क्या देख या सोच सकते हैं, एक तो काम ये हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर को शायद ये सब लीगल एस्पेक्ट्स पता ही नहीं है और वो बहुत कैजुअल मैनर में कि ठीक है वो तो केस होता है और फिर ट्रेडिशनल कोर्ट में जाते हैं, दे मे नॉट इवन बी अवेयर और मे बी दे मे बी टेकिंग इट इन अ वेरी कैजुअल मैनर। या दूसरा कि लैक ऑफ एम्पैथी, या फिर कोई करप्शन है जहाँ पर ये गरीब लड़की है तो सामने जो भी पावरफुल होंगे मैन, उन्होंने कुछ सेटलमेंट करवाने की कोशिश कर रहे होंगे। या तीसरा स्टैटिस्टिकल विंडो ड्रेसिंग, यानी आंकड़ों पर लीपापोती करना, कि अगर पुलिस ऑफिसर ये केस नोटिफाई करे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी को, तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी अपने सब रिपोर्ट में लिखेगी, तो उस सब से वो पुलिस ऑफिसर का रिकॉर्ड थोड़ा कम अच्छा दिखता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्राइम बढ़ रहे हैं। तो कुछ बार जानबूझकर भले क्राइम हुआ हो लेकिन उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड पे न लिया जाए, स्टैटिस्टिक्स अपना अच्छा दिखाने के लिए, ये भी हो सकता है। कि तो ये सब प्रॉब्लम्स के देखते हुए राइट्स इशू मेंस पेपर 2 में तो चाइल्ड राइट्स और मेंस पेपर 4 में एम्पैथी फॉर चिल्ड्रन, ये सब में सोचने लिखने के सब चीज़ें। एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है तो एक और मुद्दा, ये जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में भी है कि सब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, और पेपर 4 में भी सिविल सर्विसेज। तो उसमें एक आता है जनरलिस्ट, स्पेशलिस्ट, लेटरल एंट्री, पार्श्विक प्रवेश। हर एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में यूजुअली स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसका टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है सेक्रेटरी यानी सचिव, आईएएस ऑफिसर, उसके नीचे होता है एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे होता है जॉइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव। 2017 में नीति आयोग ने सिफारिश की कि ये जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर सामान्य रूप से आईएएस ऑफिसर होते हैं, और कुछ वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में बहुत प्रमोशन करके भी कोई शायद पहुंचा हो। तो ये जो ट्रेडिशनल कैरियर सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से एंट्री मिलती है, उसके पैरेलली लेटरली पार्श्विक रूप से प्राइवेट सेक्टर, मान लीजिए इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, या कोई सोशल वेलफेयर का बड़ा एनजीओ का काम करता हो, कोई बड़ा प्रोफेसर हो जिसको कई वर्षों का 10 साल 15 साल 20 साल का अनुभव हो, तो ऐसे प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स को भी जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर सीधा रिक्रूट करना चाहिए। करीब 3 साल का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, यूपीएससी कुछ उनका इंटरव्यू ले वगैरह वगैरह। तो इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, जो ट्रेडिशनल सिविल सर्विस होती है उसका एक जो काम करने का रवैया होता है, इसमें ये बाहर के लोग आएँ अपने फ्रेश आइडिया, प्राइवेट सेक्टर बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो फ़ायदा हो सकता है। सामने चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौती पहली ये कि जब भी रिक्रूटमेंट किया जाता है तो कुछ डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग, कार्मिक प्रशासन और तालीम का विभाग, उसकी कुछ ऐसे गाइडलाइंस है कि अगर अप टू 3 लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है तो वहाँ पर ये SC ST OBC वाला रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो तो फिर परसेंटेज वाइज डिवाइड करने में सुविधा रहे। तो डीओपीटी ये 2021 में करीब 27 ऐसे रिक्रूटमेंट होने हैं लेटरल एंट्री में, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह पोस्ट में, तो उसको 27 के रूप में आप एक पूरा समूह गिने तो फिर उसमें ये SC ST OBC वगैरह के परसेंटेज वाइज कोटे बन सकते हैं।
लेकिन ये लोगों ने अपने नोटिफिकेशन ऐसे बनाए हैं कि ये 27 वैकेंसी को वो एक एक डिपार्टमेंट की एक एक पोस्ट का रिक्रूटमेंट ऐसे दिखा रहे हैं। तो एक ही पोस्ट है तो फिर उसमें रिजर्वेशन परसेंटेज अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा करके मतलब कि यहाँ पर SC ST OBC वीकर सेक्शन को दूर रखने की जैसे एक साजिश हो रही है और उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह, कंट्रोवर्सी पहली बात। और दूसरा एलिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेवरेटिज्म कि प्रतिभावान हो ऐसा नहीं, पर कुछ पर्टिकुलर रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े लोग हों, उन्हीं को इसमें सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट मिल रहे हैं। खैर, तो ये मेंस पेपर 2 और मेंस पेपर 4 में लेटरल एंट्री में ये भी मुद्दे, और आप ये पिछले 1-2 साल के मंथली करंट अफेयर्स वाले PDF फाइल देखेंगे, उसमें आपको थोड़े और मुद्दे मिल जाएंगे। तो ये ऐसा टॉपिक है, इसको एक बार पढ़ के ख़त्म करना चाहिए, फिर ये हर बार आए तो हर बार पढ़ने नहीं बैठना चाहिए। खैर, अब ये आगे बढ़ते तो पेज 1 पर जाने लायक और उसी के साथ जुड़े और कुछ समाचार हमने देखे। पेज 2, 3, 4, 5, 6 में जाने लायक कुछ नहीं। पेज 6 कॉलम्स में भी जाने लायक कुछ नहीं। आज पेज 6 कॉलम में वही सब, कोरोना के बाद इकोनॉमिक रिकवरी और वो याद करो, टेक्निकल रिसेशन से हम लोग बाहर आ गए लेकिन अभी और आगे बढ़ना है वगैरह वगैरह बातें। फिर एक कॉलम है अमेरिका की ईरान के लिए नीतियाँ, लेकिन जितनी यहाँ पर सब बातें उतना हमारे लिए काम का बनता नहीं, आगे बढ़ो। पेज 7 में आज काम के कॉलम है। एक है प्रोफेसर अशोक गुलाटी, एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ। उन्होंने बात की है ऑपरेशन ग्रीन्स। साल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मंत्रालय, उन्होंने ये ऑपरेशन ग्रीन्स जारी किया था। ओरिजिनल आइडिया ये था कि TOP यानी टोमेटो ऑनियन पोटैटो में जो सीजनल महंगाई आ जाती है, सीजनल प्राइस स्पाइक इन्फ्लेशन, उससे लड़ने के लिए फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग कंपनी, इन सबको सब्सिडी में मदद दी जाए कि वो वेयर हाउस बनाए, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, रीफर वैन्स, ये सब हो, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ये जो सब्जियां बिगड़ जाती हैं वो कम बिगड़े, तो पूरे साल उसकी राउंड द ईयर स्टेडी सप्लाई मिलती रहे। और अगर सप्लाई स्टेडी होगा तो प्राइस भी रीजनेबल होंगे। और उसके बाद ये आत्मनिर्भर 2020 में कहा और बजट 2021 में वापस रिपीट भी किया कि सरकार बोल रही है ऑपरेशन ग्रीन्स में पहले हम सिर्फ टोमेटो ऑनियन पोटैटो को फोकस करते थे, अभी कुल मिलाकर 22 अलग अलग पेरिशेबल कमोडिटीज़, पेरिशेबल मतलब नाशप्राय, जो बिगड़ जाए तो दूसरे जो भी सब्जी फल होंगे 22 अलग अलग को भी इसमें वो सब्सिडी फंडिंग देंगे। हालांकि ये प्रोफेसर अशोक गुलाटी ने अपने कॉलम में पाया है कि पिछले 3 साल, ये 2018 से जो लॉन्च हुई स्कीम, तो कोई डेटा बहुत एनकरेजिंग नहीं है। अभी भी हम पाते हैं ये टोमेटो ऑनियन पोटैटो में सीजनल इन्फ्लेशन आते ही रहता है। दूसरा, उन्होंने ग्राफ से बताया कि ये तीनों टोमेटो ऑनियन पोटैटो में मान लीजिए वो 100 रुपये में बिक रहे हैं, तो उसमें से किसान को तो हार्डली 26 to 32 रुपीज़ ही मिलते हैं, और बाकी के 68 to 74 रुपीज़ वो तो होलसेलर, रिटेलर, इंटरमीडियरीज, बिचौलिए, वो सब ले जाते हैं। तो इसके सब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? पहला, उन्होंने प्रॉब्लम ये पाया कि ऑपरेशन ग्रीन्स को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स, जो IAS ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनकी तो बार बार ट्रांसफ़र, प्रमोशन, तबादला, पदोन्नति होती रहती है। तो कोई एक ऑफिसर समझिए 3 साल 5 साल उसको लेके बैठा है, उसको उस पर बहुत ज़्यादा ग्रिप आ गई है, वो स्पेशलाइज नॉलेज बन गया है, सब बिजनेसमैन के साथ उसका नेटवर्क हो गया है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। इसलिए पहला सजेशन ये है कि इस प्रकार की स्कीम्स को लागू करने के लिए कोई विजनरी टेक्नोक्रेट, जैसे वो अमूल डेयरी में वर्गीज़ कुरियन, ऐसे किसी व्यक्ति को रखना चाहिए और उसको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। उसमें 6-6 महीने या 1-1 साल पर उसके काम का रिव्यू हो, लेकिन ऐसे कंटिन्यूस उसको पता है कि 5 साल मुझे यही काम करना है, देन ही विल पुट मोर एफर्ट इन बिल्डिंग द नेटवर्क नॉलेज फॉर दिस सेक्टर। दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि ये जो अलग अलग कमोडिटीज़ में सरकार ने कहा हम फार्मर ऑर्गेनाइजेशन और सब कंपनियों को सब्सिडी देंगे वेयर हाउस और सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो पता चला उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर चुने जाते हैं, वो प्रक्रिया में थोड़ी और पारदर्शिता की ज़रूरत है। द सिलेक्शन प्रोसेस नीड्स टू बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट। कि जैसे टमाटर में पता चला कि ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए, लेकिन महाराष्ट्र में ये नासिक, पिंपल गाँव, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टोमेटो की पैदावार और बिक्री होती है, उसको फंडिंग, मतलब उसको उस स्कीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। उसी तरह ऑनियन में बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट हुए लेकिन महाराष्ट्र के नहीं हुए। पोटैटो में पंजाब को सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन बार बार चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की, उनके बाद वो सिलेक्ट हुआ। हाँ, शायद ये हो सकता है कि सरकार ऐसा सोचती हो कि ये महाराष्ट्र और पंजाब में तो ऑलरेडी टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो की कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है ही, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देने की जगह बेटर वी फोकस ऑन दिस बंगाल, ओडिशा, गुजरात एंड अदर प्लेसेस।
तो ये सरकार की सोच हो सकती है। सामने क्रिटिक शायद ये भी सोचे कि नहीं, वो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है और चुनाव अभी ख़त्म हो गए हैं, जबकि ये वेस्ट बंगाल वगैरह में आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेम दिखाया जा रहा है। खैर, तो प्रोफेसर गुलाटी का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द स्कीम इट शुड बी मेड मोर क्वान्टिफाइबल एंड ट्रांसपेरेंट, कीपिंग द पॉलिटिक्स अवे, कि इतना उत्पादन है और ये प्रक्रिया से हमने ये डिस्ट्रिक्ट को इतना फंडिंग दिया है। और तीसरी चीज़ कि ऑपरेशन फ्लड्स, जिसमें भारत में मिल्क प्रोडक्शन और उसकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को बेहतर करने के लिए सरकार ने जो पहले फंडिंग दिया था, तो उसमें भी चुटकी बजा के दूसरे दिन सब अच्छा नहीं हो गया, 20 साल लगे हैं, तब जाके ऑपरेशन फ्लड्स का सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको दिखता है। तो उसी तरह ये जो वेजिटेबल पेरिशेबल कमोडिटी की इतनी ख़राब सप्लाई चेन है, उसको बेहतर करेंगे तो चुटकी बजा के तो होगा नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल लग सकते हैं, लेकिन धीरज भी होनी चाहिए। तो ये कॉलम आप पढ़े, इंग्लिश बेहतर करें और यही वाले मुद्दे आप सोचना शुरू करें तो कुछ और अलग अलग वेलफेयर स्कीम में भी रीयूज़ कर सकते हैं। अनदर कॉलम इज़ डीकार्बनाइजेशन बाय विक्रम मेहता। डीकार्बनाइजेशन आप समझते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन से हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हो रहा है वगैरह। तो कुल मिलाकर उनकी कॉलम का ये कहना है कि आजकल डीकार्बनाइजेशन एक बज़वर्ड बन गया है, लेकिन ग्राउंड पर उसकी असल एक्शन आप चाहते हैं, देन मिनिस्ट्रीज नीड टू स्टॉप वर्किंग इन इंडिविजुअल साइलोज। साइलोज मतलब एक छोटी सी मीनार या एक सिंगल कॉलम वाला कोई स्ट्रक्चर। तो अलग अलग मंत्रालय एक दूसरे को देखेंगे नहीं, हाथ मिलाएंगे नहीं, अपनी अलग अलग किलों में काम करते रहेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट मिल नहीं सकता। फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि अगर व्हीकल का कार्बन पोल्यूशन एमिशन कम करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल को एनकरेज करना चाहिए, तो कोई ये एक मंत्रालय का काम नहीं है। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज़ मिनिस्ट्री, भारी उद्योग मंत्रालय, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल वगैरह के काम की नीतियाँ कुछ वो बनाता है, तो उन्होंने ई व्हीकल प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहन देना होगा, सब्सिडी टैक्स बेनिफिट वगैरह के वो प्रपोजल भेजे फाइनेंस मिनिस्ट्री में और क्लियर करवाए। सामने हाईवे मिनिस्ट्री, उसने भी सुनिश्चित करना होगा कि हाईवे पर इसके रिचार्जिंग स्टेशन अलग अलग जगह पर हो, और वो रिचार्जिंग स्टेशन में भी बिजली चाहिए, तो बैकएंड में रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, उन्होंने विंड सोलर प्लांट के साथ इन स्टेशन की कनेक्टिविटी बनाए। साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री लिथियम बैटरी में कुछ रिसर्च करवाए ताकि लंबे समय तक वो चल सके। पांचवा फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने ये सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उसको बढ़ोतरी दी जाए। एंड लास्टली सेबी, आरबीआई, इंश्योरेंस और पेंशन के दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर, वो भी अपने नियमों को ऐसा करे ताकि ये जनता की बचत का पैसा, शेयर मार्केट का पैसा, वो सब ऐसे ई व्हीकल कंपनियों के जो भी लोन है, शेयर है, बॉन्ड है, उसमें ज़्यादा मोबिलाइज हो सके। तो मतलब एक आदमी का ये काम नहीं, एक संस्था का काम नहीं, सब ने मिलकर करना हो। लेकिन कई बार कि एक मिनिस्टर को सपना आ जाए और वो बहुत उत्साह से काम करे, लेकिन बाकी सब लोग सुस्ती में रहें, देन इट विल नॉट हेल्प। अनदर प्रॉब्लम इज एनर्जी इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में है ऊर्जा का मुद्दा। तो मतलब केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों कानून बना सकती है, और कोई एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी सारा काम देखे वो मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फेडरल स्ट्रक्चर। तो उसे भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, उसमें ज़्यादा समन्वय करे वगैरह। अदरवाइज़ ये जो उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड हुए, एक तरफ केंद्र सरकार अब ऐसा बोलती है कि हमने तो बोला था राज्य सरकार को कि मत ये डैम बनवाइए, लेकिन राज्य सरकार बोलती है कि ये ज़रूरी था वगैरह। सो देन सच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हार्म्स द डेवलपमेंट। तो ये भी पढ़िए, मतलब सुन के तो समझ ही सकते हैं, लेकिन आप वो पढ़ेंगे तो आपको वो इंग्लिश आर्टिकुलेशन स्किल वो आपकी बेहतर होगी। सो दिस वाज पेज 7। तीसरा कॉलम था अबाउट दी सोशल मीडिया पर वो सॉफ्ट टच रेगुलेशन गाइडलाइन, लेकिन नया जानने को कुछ नहीं, वही सब घूम फिर के कि सरकार दुरुपयोग करेगी। पेज 8 राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 9 में वो पॉक्सको एक्ट के बारे में पढ़ना था, हमने देख लिया। पेज 10 एक्सप्लेन सीरीज़, तो जॉनसन वाला मुद्दा हमने देख लिया। फिर वो PSLV C-51 का सैटेलाइट लॉन्च भी देख लिया। लेटरल एंट्री स्कीम की अच्छी बुरी बातें भी हमने देख ली। और चौथी एक्सप्लेन सीरीज़ है कि अब भारत में वापस स्कूल खुलने वाले हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पढ़ के बहुत ज़्यादा नए मुद्दे मिले ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ो। पेज 11 पर ग्रेटा थनबर्ग की सहेली जिसको पुलिस ने पकड़ लिया था और फिर जमानत मिली, तो उसके बारे में बड़ा सा इंटरव्यू, लेकिन उसमें कॉस्ट बेनिफिट इज़ पुअर। आगे बढ़ो। पेज 12 वर्ल्ड न्यूज़ में इंटरनेशनल रिलेशन, पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट ने यह कहा है कि पाकिस्तान में सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, एक के बाद एक जितनी भी सरकार थी, नवाज शरीफ की देख लो, मुशर्रफ या इमरान खान और उनकी ISI संस्था, तो उन सब ने ये रिलीजियस आइडियोलॉजी, उसमें एक्सट्रीमिज़म, उसको प्रोत्साहन दिया है टू गेट द वोट्स, अपीज पॉलिटिकल ग्रुप्स, टारगेट एनिमीज़। और इसके चलते जो पाकिस्तान के नागरिकों में पाकिस्तान हमारा देश है इस टाइप की जो सिटीजन वाली विजन होनी चाहिए, उसकी जगह वो देश की जगह रिलीजन के नाम पर उनकी सिटीजनशिप की एक विजन बन रही है। और ऐसी टनल विजन, उसके चलते वायलेंस, इंटॉलरेंस,
हेट्रेड, एक्सट्रीमिज़म, उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो वैसे तो ये नया कुछ नहीं जानने को, लेकिन आप ऐसा सब पढ़ेंगे तो आपका ये इंग्लिश बेहतर होगा और आप इन्हीं चीज़ों को शालीन भाषा में लिख पाएंगे। सो टू कल्टिवेट द मेंस आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग स्किल्स, यू नीड टू रीड सच थिंग्स वंस इन अ वाइल। उसके अलावा पेज 12 पर वही सब, नेपाल में प्रचंड धमाल जारी है, म्यांमार में भी प्रचंड धमाल जारी है, हांगकांग में भी जारी है, कजाकिस्तान और रशिया में भी जारी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। पेज 13 इकोनॉमी। यूनेस्को संस्था ने ये पाया, उनका ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, कि कोरोना के चलते अलग अलग देशों में सरकारों को टैक्स में आमदनी कम मिली, तो उन्होंने अपने एजुकेशन बजट में काफ़ी कटौती की है। भारत ने भी थोड़ी कटौती की और दूसरे देशों ने भी की, ऐसा उनका आंकड़ा बोलता है। खास करके जो एकदम गरीब देश है उसकी पूरी लिस्ट बनाए तो उसमें करीब करीब 65% लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्री, उन्होंने अपना एजुकेशन बजट कट किया है। तो ये चीज़ क्यों चिंताजनक है? क्योंकि अगर आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, और फिर ऐसा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो ये जो पाकिस्तान में चल रहा है इस टाइप का रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, प्रोपोगेंडा, ब्रेन वॉशिंग, उसमें वो बहुत आसानी से ब्रेन वॉश हो जाएगा। और ये जो लिस्ट दिया है, अफगानिस्तान, इथियोपिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नाइजीरिया, कोलंबिया, जॉर्डन, हर जगह ऐसा कोई ना कोई उग्रवाद, आतंकवाद की मसले जारी हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय। इसके अलावा पेज 12 पर इकोनॉमी में जो है वो सब बॉल बाय बॉल ट्रांजिशनल चीज़ है कि वो शेयर मार्केट गिर गया था, अभी वापस खड़ा भी हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहीं पर रेड की। एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसके बारे में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संसद की संयुक्त समिति, वो जांच कर रही है, उनका रिपोर्ट आने वाला है। तो उस रिपोर्ट में क्या हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर सब प्रिडिक्शन लिखे हैं। तो भाई वो वैसे भी करीब 12 मार्च को वो खुद ही ये चीज़ पार्लियामेंट में डालेंगे, उसके बाद खुद ही ये लोग वापस से एक्सप्लेन सीरीज चलाएंगे, तो हम पढ़ेंगे, हर बार चर्चा होती रहे तो उसमें नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पेज 14 स्पोर्ट्स में आज कुछ काम का नहीं, तो ये था सोमवार का न्यूज़पेपर।